आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ निंजास के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को। तो शुरुआत होती है एक आरू नाम के लड़के से, जो कि एक पेंटिंग मशीन के ऑपरेटर का काम करता है। वो एक निंजा फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी फैमिली ने 6 साल पहले एक इंसिडेंट के कारण अपनी निंजा शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और वो और उसकी फैमिली एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं। आरू अपना काम खत्म करने के बाद रोज एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो खाना खाते हुए एक लड़की को देखता है और लड़की का नाम कैरिन होता है, लेकिन वो उससे डर के मारे बात ही नहीं कर पाता। उसके अगले दिन आरू अपने घर जाता है, जहां हमें उसके फैमिली मेंबर का इंट्रोडक्शन मिलता है। रुको उसका छोटा भाई है, जिसे इनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं होता। हम देखते हैं कि वहां आरू की ग्रैंडमदर भी होती है, जो कि अभी तक बहुत एक्टिव होती है। आरू के फादर साची, जो एक शराब फैक्ट्री के मालिक हैं। साची आरू को अपने साथ अपनी फैक्ट्री में काम करने का बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करना चाहता, इसीलिए वो मना कर देता है। तो वहीं आरू की मदर किसी न किसी बहाने से अभी भी अपनी निंजा शक्ति यूज करती रहती है, जिससे साची को गुस्सा आता है और वो उसे मना भी करता है। अब लास्ट में आरू की बहन नेगी को दिखाया जाता है, जो अपने फादर की तरह ही अपने निंजा होने पर प्राउड फील करती है। फिर हम देखते हैं कि आरू रात भर काम करने की वजह से अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन उसे एक सपना आता है जिसमें हम देखते हैं कि मास्क पहना हुआ एक निंजा आरू पर हमला कर देता है और तभी आरू की आंख खुल जाती है। और जब साची शराब की फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ एक वर्कर अपना इस्तीफा उसके टेबल पर रख देता है, जिससे साची परेशान हो जाता है और वो वर्कर साची से कहता है कि काफी सालों से उनकी फैक्ट्री का काम सही से नहीं चल रहा, जिससे उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसीलिए वो अब यहाँ से काम छोड़कर जा रहा है। उसके बाद साची के पास हामाशिमा नाम का एक आदमी आता है, जो साची से कहता है कि उसे निंजा की नीतियों के बारे में याद दिलाने आया है। वो चाहता है कि साची फिर से निंजा ज्वाइन कर ले, ताकि उनके ऊपर आया खतरा खत्म हो सके, लेकिन साची उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और उसे वहाँ से भगा देता है। और वहीं नेकी एक म्यूजियम में जाती है, जहाँ वो एक लड़के साग के साथ होती है, जो उसका फ्रेंड होता है। वो दोनों वहाँ एंटिक चीजें देखते हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तभी वो लड़का नेगी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन नेगी कहती है कि वो उनके रूल्स के खिलाफ है। अब ये सुन के लड़के को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब नेगी उस म्यूजियम से एक बॉक्स चोरी कर लेती है और एक नोट भी छोड़ देती है, जिस पर लिखा होता है कि वो बॉक्स वो 3 दिन में वापस रख देगी। पुलिस अब इस बात से काफी परेशान होती है कि कोई चोर चोरी की हुई चीज भला वापस कैसे कर सकता है। असल में नेगी ने चोरी इसलिए की थी क्योंकि उसके मरे हुए भाई का इस म्यूजियम में चोरी करने का सपना था। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसके भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आरू की मॉम एक शॉप पे जाती है और वहाँ निंजा टेक्निक्स का यूज करके राशन और सामान बड़ी चालाकी से चोरी कर लेती है। इसी बीच हम एक आदमी को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जो कि एक औरत से मिलता है, जो उसे एक लिफाफा देती है जिसमें एक मास्क होता है और आगे के काम के लिए वेट करने का कहती है। और दूसरी ओर आरू फिर से अपना काम खत्म करके उस रेस्टोरेंट में जाता है और कैरीन से मिलता है। इस बार कैरीन ही आरू को अगले दिन डेट के लिए पूछ लेती है और आरू मान जाता है। कैरीन के जाने के बाद वहाँ हामाशिमा आ जाता है, जो आरू को बताता है कि कैरीन एक जासूस है, जो कुछ दिनों से उस पर नजर रख रही है और निंजा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी निंजा पर नजर रखता है उसको मार देना चाहिए। फिर इसके बाद साची आरू के कमरे में आता है और उसे फिर से फैक्ट्री ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपने भाई गाकू की जगह नहीं ले सकता। साची कहता है कि अगर गाकू आज जिंदा होता तो वो भी यही चाहता और कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। आरू फिर हामाशिमा की बातों को लेकर परेशान होता है और अगले दिन वो कैरीन के ऊपर नजर रखता है। और वहीं हामाशिमा आरू की माँ को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि हर बार की तरह आरू की मॉम शॉप से सामान चोरी करती है। वो आरू की मॉम को कहता है कि वो उसको जाने दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे हमारे साथ काम करना होगा। आरू की मॉम मान जाती है। उसके बाद कैरीन आरू को मैसेज करती है और कहती है कि वो आज डेट पर नहीं आ सकती। फिर आरू कैरीन का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है, जहां कैरीन एक लड़के से मिलती है, जो उसे क्रूज के हमले के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्रूज का हमला जहां कई लोगों को एक तरह का जहर देकर मार दिया गया था। जब लड़का कैरीन को उस व्यक्ति का नाम बताने लगता है, तभी वहां पर वो व्यक्ति आ जाता है जिसे हमने रेलवे स्टेशन पर देखा था। वो व्यक्ति उस लड़के को चाकू मार देता है और फिर बाद में वो कैरीन को मारने ही आता है कि तभी आरू उस आदमी पर हमला कर देता है और वो उस आदमी की कलाई पर चाकू मार देता है। इसी बीच आरू कैरीन की तरफ देखता है, जिसके चलते उस मास्क वाले आदमी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और भाग जाता है।
अब आरू उसका पीछा करने लगता है, तब एक कार एक्सीडेंट होता है। लेकिन जब आरू कार एक्सीडेंट में मरे हुए लड़के को देखता है तो वो देखता है कि ये वो आदमी नहीं होता जो वहाँ से भागा था। लेकिन जब आरू जाने लगता है तो उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, और जब आरू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और यहीं पर हाउस ऑफ निंजा का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रुको के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें फूमा और हथौड़ी निंजा के बारे में बताते हैं। रुको को निंजास के बारे में जानने की हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती है और वो बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ यूको साची को कहती है कि वो कल से पार्ट टाइम जॉब करेगी ताकि उनके घर का गुजारा अच्छे से चल सके। लेकिन साची को उसके काम करने में दिक्कत होती है। तब घर के सभी लोगों की रजामंदी होने के कारण वो उसको परमिशन दे देता है। और उधर आरू को रेस्टोरेंट में कैरिन मिलती है और वो आरू से पूछती है कि कल रात को वो कहाँ था। कैरिन उसे कहती है कि कल रात बार में एक आदमी को चाकू से मार दिया गया था, और कैरिन को शक है कि आरू उस बार में ही था और वो शायद आरू ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। कैरिन उसे बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो उसको बोलती है कि वो उसके साथ उस आदमी के घर चले जिसकी कल बार में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हामाशिमा के पास पोकी और उसकी टीम आते हैं जो कि निंजा ब्यूरो के पुराने आदमी थे। हामाशिमा उन्हें निंजा मैनेजमेंट का काम सौंपता है। उसी वक्त हामाशिमा के पास एक कॉल आता है और वो उससे अपडेट मांगता है, जिसमें वो आदमी हामाशिमा से निंजास की अपडेट मांगता है। वो उनसे कहता है कि उसने तबारा फैमिली के बेटे और उसकी मॉम को एक काम पर लगाया है, जिसके बाद वो उन्हें अपडेट करेगा। हामाशिमा ने आरू को कैरिन पर नजर रखने और बार में हुई घटना के बारे में जानकारी हासिल करने का काम दिया है और उसकी मॉम को क्रूज कंपनी में चाय वाले के रूप में कर्मचारियों पर नजर रखने और जानकारी हासिल करने का काम दिया है। अगले दिन यूको अपना काम कर रही थी, तभी वो देखती है कि एक आदमी कंपनी की फाइल्स को नष्ट कर रहा होता है और कॉल पर बात कर रहा होता है। तब उसकी बातों को लिप रीड करने पर उसको पता चलता है कि वो किसी मतुरा नाम के आदमी से बात कर रहा है। अब दूसरी तरफ साची अपनी कंपनी में नए मैनेजर को हायर करने के लिए इंटरव्यूज ले रहा होता है। तभी उन सभी में से वो एक लड़की को चुनता है और उसे काम पर रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरू और कैरिन बार में मरे आदमी के घर जाते हैं जहां लॉक लगा होता है। आरू चुपके से लॉक खोल देता है और कैरिन को कहता है कि ये लॉक तो पहले से ही खुला हुआ था। कैरिन को वहां पड़ी चीजों और पेंटिंग्स को देखकर लगता है कि उसने ये सब पहले भी कहीं देखा है और कैरिन उन पेंटिंग्स की पिक्चर ले लेती है। तभी वहां किसी के आने की आवाज आती है और आरू और कैरिन एक अलमारी में छुप जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत अंदर आकर कुछ ढूंढने लगती है। जब वो औरत आरू और कैरिन के पास ही आने लगती है तभी उससे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर देखने जाती है तभी एक आदमी उस औरत को मार देता है और फिर वो आदमी फ्रिज में से एक डिब्बा उठाता है जिसमें येलो कलर का एक फूल होता है। फिर वो आदमी उस औरत को पंखे से लटका देता है। आरू और कैरिन ये सब देख रहे होते हैं। तब आरू की नजर उस आदमी की कलाई पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये वही बार वाला आदमी है जिसने उन पर हमला किया था। फिर जब वो आदमी यहाँ से चला जाता है तब कैरिन और आरू उस जगह से बाहर आ जाते हैं। कैरिन उस आदमी की वीडियो बना लेती है। अब घर पे रुको अपनी दादी और एक औरत को आपस में बात करते हुए देखता है। वो देखता है कि उसकी दादी और वो लेडी आपस में बिना किसी आवाज के और इशारों में बात कर रहे थे, जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ म्यूजियम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और वहाँ नेगी भी होती है। तभी पुलिस वाली एक लेडी चुपके से वहाँ खड़े सभी लोगों की पिक्चर्स लेने लगती है और उन्हें नेगी पर शक होता है। पुलिस वाले रात को वहीं छुप जाते हैं ताकि अगर चोर यहाँ आया तो वो उन्हें पकड़ सके। अब नेगी रात को बॉक्स वापस करने आती है। तभी वहाँ निंजा एक्स नाम का व्यक्ति आ जाता है जो कि नेगी पर कुछ दिनों से नजर रख रहा होता है और नेगी से उस बॉक्स को चुरा लेता है। उसके बीच पुलिस वहाँ आ जाती है लेकिन नेगी वहाँ से भाग जाती है और यूको अब जब अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है तभी वो आदमी जो कॉल पर चिपक कर बात कर रहा था वो यूको को कॉफी बनाने को बोलता है और यूको जब उसके लिए कॉफी बना रही होती है तभी वहाँ एक आदमी आता है और उस आदमी को गला घोंटकर मार डालता है। यूको उस आदमी से लड़ने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो उस आदमी को मार नहीं पाती और वो आदमी खिड़की से भाग जाता है। उसके बाद यूको हामाशिमा को यहाँ मारे गए मैनेजर के बारे में बताती है और यहाँ हुए नुकसान की भरपाई करने का बोलती है। अब दूसरी तरफ कैरिन को याद आता है कि उस पेंटिंग में बनाए गए लोगों का मतलब है गति नाम का ग्रुप जो काफी मशहूर होता जा रहा है, जिसमें लोग हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। वो दोनों फिर उस ग्रुप को देखने वहाँ जाते हैं
जहां वो देखते हैं कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ लोग खड़े होते हैं और एक स्पीकर से किसी की आवाज आ रही होती है और वो उन लोगों को जोर जोर से तालियां मारने, चीखने, चिल्लाने और हंसने को कहता है और वो सभी लोग उसकी बात मान भी रहे होते हैं, जिसे देखकर केरिन और आरू को बहुत अजीब लगता है। और तभी वहाँ यूसुकी नाम का एक आदमी आता है जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है और ये वही आदमी होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो कि आरू को पीछे से देख रहा होता है। यूसुकी वहाँ इकट्ठे हुए लोगों को एकता में भरोसा करने और खोई हुई चीजों को दोबारा हासिल करने के लिए लेक्चर दे रहा होता है और उसकी बातें आरू को काफी पसंद आती हैं और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।